मंदिर कितना है यहाँ से? मंदिर है यहाँ से 100 मीटर। ये सारे हमारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं और 15 आगे से हाँ आगे भी है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये पूरे खेत हमारे हैं और इसमें से जैसे घास वाले अभी तो यहाँ कुछ बो रखा है ना? हाँ अभी बोलते हैं अभी मुझे लग रहा है बीन ना मंडवा बो रखा है। बीन्स पर वो बेल वाली जो ये घास जो होते हैं वो जब हम यात्राएं करते हैं तो हमें बहुत सारा अनुभव होता है, ज्ञान होता है। केवल यात्राओं के विषय में नहीं बल्कि पूरे लैंडस्केप की जो इतिहास, भूगोल, बायोडाइवर्सिटी है उसकी, और वो हमारे साथ जीवन भर बना रहता है। क्योंकि जो स्थानीय लोग बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी जानकारियों के बारे में, तो उससे आपको उस पूरे परिवेश की जानकारी होती रहती है। और ये आपको गाड़ियों में चलते समय, हेलीकॉप्टर से चलते समय जो यात्राएं हो रही हैं उससे ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए हमने गढ़वाल को समझने के लिए, जबकि पिछले 15 सालों से हम चारधाम की यात्राओं को, केदार घाटी की यात्राओं को कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी केवल 2% ही हमें मालूम चला है, जो मेरा अपना अनुभव है। और जिस तरीके से यात्राओं का इतिहास रहा है, आप जितना पैदल चलेंगे आपको लगेगा मैं कम जानता हूँ। इस हिमालय को आप जितना जानने की कोशिश करेंगे आपको लगेगा कि आप बहुत कम जानते हैं हिमालय के बारे में। ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप हैं इस समय ब्यूंग चट्टी में। ब्यूंग चट्टी का एक अपना इतिहास रहा है और इस गाँव की जो नैसर्गिक सुंदरता है वो लाजवाब है। सुबह जब हम लोग मंदिर प्रांगण में निकले थे तो पूरे रास्ते में जो हमें बायोडाइवर्सिटी दिखी, जो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, वो हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जा रही थी। एक अलग अनुभव हो रहा था। बिल्कुल जो चारधाम यात्रा में जो सड़कों का हो हल्ला है, जो पॉल्यूशन है, उससे कहीं दूर हमें एक अलग सी अनुभूति हो रही थी। तो ये क्षेत्रपाल देवता का स्थान है ब्यूंग गाँव का। क्षेत्रपाल मतलब आप समझते ही होंगे, रक्षक देवता हैं। जहाँ जहाँ क्षेत्रपाल के मंदिर होते हैं वो उनके स्थानीय ग्राम देवता होते हैं।
ब्यूख में अग्रवाल जी के घर पे हमारा सुबह का नाश्ता है। थोड़ी देर में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। ये रिंगाल की बनी टोकरी है और ये है रोटी। मुझे लग रहा है ये पराठा तो नहीं है कहीं? जी पराठे हैं आलू के। ये लोकल आलू है, घर के आलू हैं। गोभी भी ये लोकल है, घर की है क्योंकि आजकल सीजन है जो बंद गोभी है उसका। पीछे भी मैंने आपको कई जगह दिखाई थी कि खेतों में पूरी गोभी बोई हुई है। हालांकि उसका रेट नहीं मिल रहा है, केवल 10 रुपये किलो स्थानीय जो लोग हैं वो खरीद रहे हैं इसको। देव प्रकाश की माता जी हैं जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन हमें कराया। और यहाँ पर जो बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर बाबा की डोली आती है। पहले पैदल का मार्ग यही था, सब लोग इसी रास्ते जाते थे। फिर वहाँ ऊपर से मोटर रोड बन गया, सब यात्री वहाँ से जाने लग गए। यहाँ का आना जाना जरा कम हो गया, पैदल लोग जाते हैं, लेकिन वो बाकी नहीं हैं। नीचे भी ब्यूंग, ताला ब्यूंग में चट्टी थी, यहाँ भी चट्टी थी। बहुत यात्री यहीं बैठते थे, कंपनी वाले वगैरह वगैरह कई दिन पहले आकर के वो कर देते थे, बुकिंग कर देते थे। उस समय गुमस्ता लोग आया करते थे आगे यात्रियों के साथ में, तो गुमस्ता भी उनकी व्यवस्था करता था। फिर उसके बाद काफ़ी समय बाद यहाँ पर जो है ये जो हनुमान जी की मूर्ति बनाई हुई है, मेरे दादा दादी ने बनवाई थी उस समय। और तब से यहाँ पर भगवान केदारनाथ की डोली आती है, बैठती है और ऊपर जाती है। 2000 में वो भूस्खलन आपदा आई, उसमें वहाँ मेरा छोटा भाई भी था, उसका नाम स्वर्गीय शिवलाल अग्रवाल था। उसकी घरवाली और उसके 4 बच्चे, 6 आदमी की कैजुअल्टी ब्यूंग गार्ड में हो गई। और उसके बाद समय ख़राब हो गया, ऐसे चलते रहा। अब यही है कि लोग बच्चे वगैरह गांव वाले ज़्यादातर पलायन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ी रोज़गार का कमी चांस है, इसलिए इधर उधर जाते हैं। अब सुनसान ही पड़ा हुआ है तकरीबन। और नीचे ब्यूंग में भी घराट थे, पहले अच्छे पिसाई होती थी वहाँ पर। वो बनाने का वो था, लकड़ी के बनाने का, डोंगे, पराठी और फट्टी वगैरह बनाने का भी वो चलता था काम। वो सब 2000 की आपदा में बह करके सब ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आगे इसी रास्ते से बाबा की डोली जब केदारनाथ जाती है और आती है, तो यहाँ पर वो अपना दस्तूर भी देते हैं, जिसमें वो आटा, घी, गुड़ और भगवान जी का पताका भी देते हैं, कभी कभी चोला सिंदूर भी देते हैं। और उसी से पुजारी वगैरह हम ही उसकी पूजा वूजा करते हैं यहाँ पर। उत्तराखंड में जो आज की चारधाम यात्रा है और 100 साल 150 साल पुरानी जो चारधाम यात्रा है, उसने इस पूरे इलाके को काफ़ी बदला है। यानी यात्रा के साथ साथ ही यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आते गए और बसते गए। अग्रवाल परिवार भी ऐसा ही है जो यात्रा चट्टियों पर उनके पूर्वज आए होंगे और यहीं पर बस गए। तो ये जो विविधता है यात्रा मार्गों की, वो इसी वजह से है कि सदियों से यात्राएं चलती आ रही हैं। तो इस जगह से आप लोगों से विदा ले रहे हैं, आगे की तरफ मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा खाना बनी से रात एक भी पर इन्हें सोचा कि मैं कम खाई खाना, तो मैं वो खा दूँ, ज़्यादा नहीं खा दूँ, कि बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ से हम आगे की तरफ कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी सीरीज़ में शामिल हैं देव प्रकाश अग्रवाल। तो आगे बढ़ते रहेंगे और भी बातें और जो जानकारियाँ हैं वो शेयर करते रहेंगे। चढ़ाई चढ़ाई है, वो तो खड़ी चढ़ाई है ना। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो हमारे साथ अब ट्रैक में है देव प्रकाश। आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही होगी, माइक यूज़ नहीं किया है, नेचुरल माइक। और ये हमारे साथ केदारनाथ तक चलेंगे, तो काफ़ी जानकारियाँ होंगी।
बहुत कुछ, और तस्वीरों में पहाड़, इनका यूट्यूब चैनल है। अगर पहाड़ को तस्वीरों के माध्यम से देखना हो तो देव को देखिएगा। अभी तो चढ़ाई जब हम पिछले साल आए थे तो यहाँ पर जो पानी की जो जलधारा है यानी नेचुरल रिसोर्स है वो साफ़ था, यानी पीने लायक था। लेकिन अब वेद प्रकाश बता रहा है कि ऊपर 5-6 ज़्यादा ही 1.5 दर्जन के आसपास जो होटल हैं उनका गंदा पानी यानी जो बाथरूम का है पूरा इसमें आ रहा है। और अभी भी जब हम खड़े हैं यहाँ पर तो बहुत बदबू आ रही है। तो अगर आप ब्यूक से आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो जगह है यहाँ पर पानी, ये जो पानी है मत पीजिएगा, ये आपकी तबीयत ख़राब कर देगा। फिर दूषित पानी हो चुका है और यहाँ पर खड़े होना भी बदबू आ रही है बहुत, जैसे सीवर का पानी होता है। ये तो आराम से यहाँ के बड़े होते हैं। पूरा उधर से पूरा ये पूरा जंगल दिखा, सारा दिन का। पचना है नहीं तो पचना नहीं ना, दूर नहीं है, दूर नहीं दो जाना। करो करो। अभी हम ब्यूंग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे आ गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी छाँव भी है। पुराना जो रास्ता था वो ब्यूंग चट्टी से होते हुए मैखंडा जाएगा और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। में जा रहा है पानी गंदा। ये जो बड़े बड़े लॉज और होटल हैं उन्हीं का गंदा पानी खुले में छोड़ा हुआ है और ये जो नेचुरल रिसोर्स वाटर आपने नीचे देखे उसको फिर गंदा कर रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पर चकाचौंध है जो नेचर को कितना गंदा कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही स्थिति है जैसे जोशीमठ में बड़े बड़े होटल लॉज थे, उन्होंने पूरा खुले में छोड़ दिया था सीवर।
अब तो कहते हैं साधु महात्मा भी जो सम्मान के भूखे होते हैं, और जब आपके राह से कोई साधु महात्मा गुजर रहे हों तो अपना बस केवल सिर झुका दीजिए, सिर झुका दीजिए या उनको प्रणाम कर दीजिए, इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम चंद्रगिरी है। चंद्रगिरी जी, कैसी रही केदार की यात्रा? बहुत आनंद वाली, और हमें पता भी नहीं लगा कि जिस तरीके से हमने यात्रा करी इतनी ऊंचाई पे गए। कहते हैं कि हर इंसान, साधु महात्मा, सब कोई जीवन भर सीखता रहता है, तो आप क्या सीख के आए केदारनाथ से? वहाँ एक ही बात सीखी है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है। आपका भाव है तो आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आप बड़े प्यार से जाके उनके दर्शन कर सकते हैं पैदल अच्छा, यात्रा। मैंने देखा जो मैं सीख के आया, मैं जब हरिद्वार से चला तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं पर्यावरण को समझ रहा हूँ, नदी, चिड़ियाँ, गांव वाले, खेती बाड़ी, जो हमारे धार्मिक स्थान है, सब कुछ अपनी आंखों से एक एक कदम नाप रहा हूँ। तो आप लोग तो चलते ही रहते हैं, मतलब जब से आपने संन्यास धारण किया होगा तो कितना अथाह भंडार होगा ज्ञान का आप लोगों के अंदर? ज्ञान तो नहीं कह सकते मगर हाँ ये कह सकते हैं कि जो भी देखा, जो भी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, उसको अनुभव किया। इसको मैं मात्र ज्ञान नहीं कहता, इसको रियलिटी कहता हूँ कि जो जीवन में हमने देखा वो हम पैदल यात्रा में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कि कोई भी स्थान है, कोई भी जगह है, कोई भी ऐतिहासिक स्थान है, उसमें हम जाके वहाँ बड़े आराम से, बड़े प्यार से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। खाना पीना, रहना, जो पहले धर्मशालाएं होती थी, मंदिर के पास धर्मशालाएं होती थी, उसमें कमी आ रही है। मेरे हिसाब से तो कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा। सदावर्त नहीं बट रहे हैं, आपके हिसाब से है ऐसा? बहुत ज़्यादा कमी है, मगर मैं कमी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब पहले यात्रा चलती थी तो लोग अपना सारा इंतजाम करके चलते थे। उसी रीति से हम भी अपना इंतजाम करके चल रहे हैं। जो भी हमारे पास सब कुछ है, रास्ते में जहाँ हमें भोजन बनाना होता है अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं, हाँ, बद्रीनाथ के लिए। बड़ा वैकुंठ, भू वैकुंठ धाम। तो महाराज जी ने कितनी ज्ञान की बातें बताई हैं, और ऐसे आगे भी महात्मा, साधु महात्मा मिलेंगे। दरअसल आज के दौर पे साधु महात्माओं को देखकर कई लोग उनसे दूरी बनाते हैं, उनसे एक तरीके से वो अगर बात भी करना चाहें तो चिढ़ते नहीं हैं। और साधु के वेश में से बहुत सारे उपद्रवी भी हैं महाराज जी, जो केदारनाथ की तरफ आते हैं, और कई बार वो प्रशासन और लोगों के लिए, यात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप साधु महात्माओं को पहचानें। एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कौन साधु है और कौन साधु के वेश में उपद्रवी है या फिर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो आपको खुद पता लग जाएगा कौन साधु और कौन क्या है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर इतना कहूँगा जरूर कि भक्तों को इस समय इतना ज्ञान है कि वो पहचान सकते हैं कि कौन क्या है। चलिए, आपको अग्रिम पद यात्रा की शुभकामनाएं, और हम बढ़ रहे हैं कैलाश की तरफ, आप बढ़ रहे हैं भू वैकुंठ धाम की तरफ। हमारा वो सेकंड फेज़ है, हम सोच रहे हैं कि उसको काठगोदाम से, कोटद्वार से, या फिर यहीं से पैदल नापें, और किस तरह का प्लान बनेगा वो बाद में तय करेंगे। हो सकता है कभी फिर मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बढ़िया मेरे को ये लगा कि आप लोग जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य में कम से कम कुछ नहीं तो लोगों को वो ज्ञान होगा जो उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि पैदल यात्रा में जो चीज़ प्राप्त होती है वो हम अपना पूर्वजों से सीख सकते हैं। हाँ। और जो आज आप देख रहे हैं कि पैदल यात्रा में लोग कष्ट उठाना नहीं चाहते, मगर जो कष्ट उठाते हैं उनको प्राप्ति भी होती है। ये नेचुरलिटी है। तो इसके लिए आपके लिए और आपके जो टीम वर्क आपका है बहुत बढ़िया है। और बद्रीनाथ से ये कहेंगे और केदार बाबा से ये कहेंगे कि आपको और आगे बढ़ाएं, और आपके साथ और भी युवा लोग आगे बढ़ें इस कार्य में, क्योंकि आने वाला भविष्य आप ही लोगों का। थैंक यू महाराज जी।
जब ब्यूंग से चले थे तो हमने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ा के और आज की मंजिल में शाम होने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा बहुत स्लो चल रहे हैं। ब्यूंग से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर महिषासुर मर्दिनी का स्थान है मैखंडा। एक धार पर बसा है, करीब 100 परिवार यहाँ पर रहते हैं और इसके नीचे से सड़क चल रही है और हम सड़क छोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों ने अपने खेतों में धान बो दिए हैं, मंडवा बो दिया है, मंडवे बोने की तैयारी है, गेहूं है काट दिया है, उसके साथ साथ कई जो पहाड़ी सब्जियां हैं वो बो दी हैं। तो इस वैली में मैखंडा एक बहुत खूबसूरत गांव है जहां से पूरी केदारपुरी का नज़ारा दिखता है, दोनों तरफ का नज़ारा दिखता है। अगर हम पूरी केदार घाटी की बात करें तो भगवान शिव की नगरी होने के साथ साथ, पूरी भगवान शिव की घाटी होने के साथ साथ ये शक्ति की भी घाटी है। जैसे काली मठ में काली माता का मंदिर है, मैखंडा में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, फेकू में दुर्गा माँ का मंदिर है, तालतोली में जो राजराजेश्वरी है उनका मंदिर है, उसी तरीके से नाला में त्रिपुरा सुंदरी ललिता माई का मंदिर है। यानी कई सिद्ध पीठ हैं, शक्ति के मंदिर हैं और इन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चनाएं भी समय समय पर होती है, जैसे बैसाख में या फिर जो नवरात्र हैं उसमें। यानी हरिद्वार से जब हम चले थे तो हम कई देवी देवताओं के दर्शन करते हुए, लोक देवता, ये यहाँ के लोक देवता हैं, ये ग्रामीण देवता हैं, तो इनके दर्शन करते हुए हम भगवान केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो इतनी असीम आनंद मिलेगा, इतनी सुकून मिलेगा, क्योंकि कई देवी देवताओं को हमने छुआ है, देखा है, दर्शन किया है, नदियों को देखा है और कई जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनकी आवाज़ों को सुनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हैं 1 कुंटल निकल गई। गर्मी हो रही ज़्यादा है ना। खेती की स्थिति तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं और धान भी बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश होगी तो ठीक है, गेहूँ तो बारिश पे पूरा डिपेंड करता है, अगर बारिश होगी तो गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं इस घाटी में। और मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जंगल भी बहुत अच्छा है, तो इन जंगलों के क्या क्या नाम है जहाँ आप लोग जाते भी रहे होंगे? हाँ ऊपर जंगल है और जंगलों में तो बहुत सारे बुग्याल हैं, वहाँ ताल हैं, जैसे ऊपर हो गया नग ताल हो गया, बहुत बड़ा ताल है। उसके ऊपर वहाँ पे बुग्याल है जहाँ पे सुकड़िया बोलते हैं, गाय भैंस रहती है वहाँ। उसके ऊपर बहुत मतलब बुग्याल जैसा टाइप का है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब जाओगे जंगलों में तो बहुत अच्छी बुग्याल है, बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। अभी आप लोग जाते हैं ऊपर या घास यहीं हो जाता, मिल जाता? नहीं, जंगल जाते हैं, लकड़ी के लिए जाते हैं और बांझ के लिए जाते हैं, गाय भैंसों के लिए चारा लाते हैं वहाँ से। और एक वो हो गया झाड़ू होता है ना, झाड़ू के लिए जाते हैं हम जंगल ऊपर, बहुत सुंदर है वहाँ, झाड़ू लाते हैं वहाँ से।
जब कपाट खुलते हैं तो यहीं गांव के बीच रास्ते से ये NH की रोड है, वहाँ से डोली जाती है। तो गांव में बहुत अच्छा माहौल होता है। अगले दिन से लोग सफाई करने लग जाते हैं गांव में। और जिस दिन डोली आती है, जाते समय तो डोली सीधे जाती है, लेकिन जिस समय आती है डोली तो उस दिन यहाँ हमारे यहाँ पे महादेव मंदिर है, शिवालय है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर सजा के और बाबा जी को वहाँ पे थोड़ा बिठा के चाय पानी होती है, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है उस समय। पुरुष चले जाते हैं? हाँ, पुरुष तो सारे यात्रा पे चले जाते, किसी के घोड़े हैं, किसी के लॉज हैं। तो इस समय यहाँ तो गांव में महिलाएं खेती करती हैं, तो पुरुष सारे ऊपर चले जाते हैं यात्रा के लिए। अभी आप लोगों ने क्या फसल काटी और क्या बोने की तैयारी? हमने तो अभी धान बोया है और धान में थोड़ा हमने वो किया, गुड़ाई की, दनाला बोलते हैं छोटा, तो उसको लगाया। और उसके बाद हमारे गेहूँ हो गए, तो गेहूँ काट रहे हैं। हाँ, उसके बाद गेहूँ काट के हमने उसमें मंडवा बोना है। चलो बच्चों, बाय। फिर मिलेंगे। हाँ, खड़िया गांव की ये दो पवित्र जलधाराएं हैं और उसी के बगल में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। दरअसल पिछले साल जब हम डोली के साथ ऊखीमठ से पैदल आ रहे थे, तो चूँकि डोली फाटा में रुकती है, तो हम खड़िया गांव से होते हुए डोली के पीछे आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर हमने पानी पिया था और मेरी बोतल छूट गई थी, और बोतल काफ़ी महंगी थी, मिल्टन की, 800 रुपये की। उसके बाद हम फिर वापस आए करीब 1 किलोमीटर, और बारिश होने लग गई, वापस आए, वो बोतल नहीं मिली। इसलिए ये जगह याद आ गई और मैंने सोचा कि पिछले साल का एक किस्सा याद आया तो आपको सुनाऊं। तो ये दो पवित्र जलधाराएं हैं, और ऐसी जलधाराएं पूरे मार्ग में आपको दिखाई देती हैं जो ज़मीन के अंदर से फूटती हैं। और फिर पुराने लोगों ने इस तरीके से पत्थर, कहीं पर मगरे लगे हैं, तो ये मगरे हैं, एक तरीके से पत्थरों के मगरे बनाए गए, मुँह बनाया गया है। कई जगह जानवरों की एक कलाकृतियाँ बनाई जाती है, कई जगह देवी देवताओं की मुंह की आकृति बनाई जाती है, कहीं पर नंदी भगवान की मुंह की आकृति बनाई जाती है। और फिर वो स्थान पूजनीय होता है, वहाँ पर ज़्यादा जो अपवित्र करना, जैसे कपड़े धोना, नहाना, ये वर्जित किया जाता है, ताकि उसकी स्थान की पवित्रता उस जल की बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। हमार गाँव पौड़ी। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल। वो गढ़वाली। जी गढ़वाली छन। जो पैरों की नसें हैं ना, खींचने लग गई। किसी भी लंबी यात्रा में आर्थिक रूप से सक्षम होना ज़रूरी है। मैं बार बार तो नहीं कहता, लेकिन कई बार मुझे ख्याल आता है कि अगर मैं 4 धाम पैदल यात्रा इतने लंबे समय तक करूंगा, तो उसके लिए मुझे अपने ही जो लोग हैं, अपने परिवार के, यानी हमारी रूरल टेल्स फैमिली के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो छोटी छोटी धनराशि हमें दे सकते हैं, जिससे हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि गैजेट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, मैं उसको बता नहीं सकता कि कितने, केवल रहना खाना पीना ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमें बहुत सारी प्लानिंग भी करनी होती है आगे की। तो इसलिए आप लोगों से एक आग्रह है, अनुरोध भी है कि आप लोग, बहुत सारे लोगों ने किया भी है, तो उन सब का धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे आर्थिक सहयोग दिया है। सबके नाम बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटी छोटी धनराशियाँ आ रही हैं, और इसलिए जो उत्साह है इस पूरी 4 धाम यात्रा का, वो बना हुआ है। फिलहाल आप देखिए खूबसूरत नज़ारा खड़िया गाँव।
जब आप फाटा से पहले पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा एक जगह बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया हुआ है और वहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं और एक एक करके गाड़ियों को जाने दिया जाता है। तो वहाँ सड़क इसलिए नहीं बन रही है कि उसके ऊपर, उस चट्टान के ऊपर का हिस्से में ये पूरा गांव बसा है, खाट गांव, और अगर उसको नीचे से हिलाएंगे तो ये पूरे गांव नीचे खिसक सकता है। यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है इधर ऊपर की तरफ। सेसी ऊपर है ना? सेसी नहीं है, वो जामू है। अच्छा जामू है। आगे जाके फिर आएगा सेसी। और ये तो है जामू, ये जामू पूरे जामू के ये जामू है ना, पूरा जामू में आता है। वैसे इसको नीचे वाले को बोनार कहते हैं, पर ये पूरा जो ऊपर है वो पूरा जामू में आता है। ये पूरा ठीक है। चिपको आंदोलन की एक तरीके से शुरुआत ही कहें तो फाटा से हुई थी। दरअसल 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फॉरेस्ट थे, जो वन उपज थी, लकड़ियाँ काटने का ठेका दिया था और उस ठेका देने के बाद सबसे पहले जो आंदोलन की चिंगारी फूटी थी वो फाटा वाले इलाके में फूटी थी। फाटा से फिर वो मंडल गई, मंडल से फिर वो जोशीमठ से आगे जो रैणी गाँव है वहाँ गई। हम कोशिश करेंगे आपको कि उन पुराने लोगों क्या जिक्र जो फाटा के आसपास, उन महिलाओं, अगर कोई जिंदा होगा तो कोशिश करेंगे कि उनसे मिलाने। लेकिन ये फाटा के आसपास का जो पूरा लैंडस्केप है, जो फॉरेस्ट है, वो इतना ज़बरदस्त है और इसीलिए शायद इसको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा बनाया गया था। बहुत डेंस फॉरेस्ट है, चाहे बांज, मोरू, खरसू, पांगर, अतीस, पूरा डेंस फॉरेस्ट है और इस पूरे इलाके में इसीलिए अक्सर हमेशा बादल फटने की घटनाएं का खतरा बना रहता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है बरसात में भी और आजकल भी जब गर्मियों में मई जून के महीने में भी, अप्रैल में भी ज़रा सी गर्मी हुई और शाम को बारिश शुरू हो जाती है। ये यहाँ का जो वेदर अपडेट है वो रहता है, बारिश होती ही होती है। बहुत कम समय होता है कि जब दिन में पूरा मौसम साफ़ हो और शाम को बारिश ना हो। तो बारिश शुरू हो गई है और हम फाटा भी पहुँच चुके हैं। फाटा केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ पर जब भगवान केदारनाथ की डोली प्रस्थान करती है ऊखीमठ से तो रात्रि विश्राम फाटा बाज़ार में करती है। दरअसल फाटा एक छोटा सा कस्बा था तो धीरे धीरे अब ये विस्तार ले रहा है। पहले यहाँ पर बहुत कम दुकानें हुआ करती थी लेकिन अभी यहाँ पर 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, बाज़ार पूरा बन गया है और करीब 50-60 से ज़्यादा होटल, धर्मशालाएँ और रिजॉर्ट बन गए हैं। ये रवि जो गांव है उसी के जो परिवार हैं यहाँ बस रहे हैं। यहाँ पर जब डोली रुकती है, रात्रि विश्राम करती है, फिर यहाँ से सीधे आगे फिर डोली जो है वो गौरी कुंड में रुकती है। चारों तरफ जंगल हैं। पैदल रास्ते से अगर आप आएँ तो फाटा की जो पूरा ट्रैक है उसमें और भी खूबसूरती मिलेगी आपको। दरअसल जब आज तो हम डोली के रूप में देखते हैं जब यात्रा चलती है, लेकिन पहले केवल एक
रिंगाल की टोकरी में, जिसको यहाँ के लोग परकंडी कहते हैं, उसमें भगवान की एक छड़ी होती थी, श्रृंगार का सामान होता था और एक चाबी होती थी। धीरे धीरे भक्तों ने फिर जो पंचमुखी चल विग्रह डोली है वो भेंट की और अब वो स्वरूप आया है। ये पहले भी हम इसकी जानकारी दे चुके हैं। तो फाटा से अब हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। फाटा में रुकने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। दरअसल पूरे केदारनाथ वैली में जिस तेज़ी से होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं, आने वाले समय में पूरी वैली में केवल होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे और जो आपके रिजॉर्ट हैं वो दिखेंगे। इतनी व्यवस्थाएं हैं और यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आती। हर कैटेगरी के यात्री जो हैं वो उनके लिए रहने के, यानी 500, 1000, 2000, 5000 तक के श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। फाटा जो है वो समुद्र तल से लगभग 1604 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम व्यूक से इसकी दूरी आपको बताएं तो ये पैदल जो जिस रास्ते से हम आए हैं लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फाटा पहले बहुत छोटा कस्बा था, कुछ चाय की दुकानें हुआ करती थी। ये मैं आज से 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन 1940-50 के बाद जब इस पूरी केदार घाटी में सड़क ने अपनी दस्तक दी तो वो दुकानों की संख्या बढ़ती गई और आज यहाँ पर 100 दुकानें हो चुकी हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि आने वाले 10 साल में या 15 साल में फाटा एक नगर पंचायत का रूप ले लेगी, क्योंकि जब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे गुप्तकाशी बहुत जल्द ही नगर पंचायत का रूप ले लेगी। यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल होती है जाम। सड़क चौड़ी है, उसके बावजूद भी क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में कई सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो जाम लग जाता है। पुलिस की चौकी भी है यहाँ पर, लेकिन क्रेन भी है। तो अगर आप यहाँ पर रुकते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं तो पुलिस आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाएगी और केवल चालान नहीं काटेगी, सीज भी कर सकती है। क्योंकि अभी आपने देखा किस तरीके से कियोस्क लग गया था, 5 मिनट के अंदर दोनों तरफ करीब 100 गाड़ियाँ लग गई और बड़ी मुश्किल से उस जाम को खुलवाया गया। अब उस जाम से, ये नेचुरल जाम है जो लैंडस्लाइड से नहीं हो रहा है, बल्कि गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी होने की वजह से हो रहा है। उसका नुकसान फिर उठाना पड़ता है यात्रियों को। हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आज हम होटल में रुके हुए हैं। जिस होटल में रुके हैं उसकी आगे हल्की सी जानकारी आपको देंगे और फिर यहाँ से अगली सुबह अगले पड़ाव मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।